हेलो एवरीवन। तो 30 तक क्वेश्चन हो गया था घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से। जो चैप्टर चल रहा था हमारा गवर्नर जनरल एंड वायसरॉय, ठीक है। तो उसके आगे क्वेश्चंस हम हैंडल करते हैं, उसका एक आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। टोटल 100 समथिंग क्वेश्चंस हैं इसमें, और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है ना। और वो सारे चीज़ों को कवर किया गया। अगर आप इतने क्वेश्चंस कर लेते हो तो फिर आपको थ्योरी पढ़ना ही नहीं है ना। एमसीक्यू से ही सारे क्वेश्चंस डील हो जाएंगे और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बन ही नहीं सकते हैं, ठीक है। गवर्नर जनरल और वाइसरॉय चैप्टर से इतने क्वेश्चंस जो बने हुए हैं इससे ज़्यादा बन ही नहीं सकते हैं। जो भी इंडिया के अच्छे अच्छे पेपर होते हैं लाइक स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के, वो सारे क्वेश्चंस हमने इसमें, यानी कि हमने नहीं, मतलब घटना चक्र बुक में कवर अप है। और वो सारा हो रहा है। पार्ट 1 कंप्लीटेड है जिसमें 30 क्वेश्चंस हुए थे। अब 31st से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 31st का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो बैटल ऑफ बक्सर 1764 सही है। सब्सिडरी अलायंस इन कब हुआ था सब्सिडरी अलायंस? तो वेलेजली के टाइम में, ठीक है। और फार्मूला फर्स्ट अगर आपको याद होगा तो वेलेजली का टर्म्स भी आपको ज़रूर ही याद होगा, ठीक है। जिसमें वेलेजली का जो टर्म था वो टर्म अप्रॉक्स जो था वो कब था? कॉर्नवालिस के बाद, यानी कि 1798 से लेके 1805 का जो टाइम था वो वेलेजली के टर्म का टाइम था। और जो है ये जो पॉलिसी थी सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी, ये बहुत ही, मतलब आप कह सकते हो कि ये एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ये बहुत बड़ी है ना, बहुत बड़ी जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के दृष्टिकोण से हम देखें तो ये बहुत बड़ा वो साबित हुआ। और एंड इसके बाद डलहौजी का जो है ये पॉलिसी आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। तो ये दोनों पॉलिसी, एक सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दोनों, एक को वेलेजली ने स्टार्ट करा था और डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को स्टार्ट करा था, है ना। तो टेरिटरी को जीतने में, टेरिटरी को एक्वायर करने में, टेरिटरी को अपने ब्रिटिश शासन में मिलाने में ये दोनों पॉलिसी जो है काफ़ी जो है इम्पैक्टफुल रही, है ना। तो ये हो गया, ठीक है। मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी है, ओपनिंग ऑफ ट्रेड इन इंडिया। तो यहाँ पे क्या है? मैचिंग है ना, मैचिंग है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच। तो कौन सा मैच नहीं है? तो सब्सिडरी अलायंस जो है मैच नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि सब्सिडरी अलायंस किसने स्टार्ट करा था? वेलेजली ने। और वेलेजली का जो टर्म था वो टर्म क्या था? 1793 से लेके, सॉरी 1798 से लेके 1805 तक, ठीक है। तो ये नहीं मैच है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, सब्सिडरी अलायंस मैच नहीं है। और ये सब सही है। बैटल ऑफ बक्सर 1764, मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1833, मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1833, ठीक है। ओपनिंग ऑफ ट्रेड इन इंडिया फॉर ब्रिटिश सिटीजन्स एंड कंपनीज, ठीक है। तो ये 1813, ठीक है, 1813 ये भी सही है कि जो ब्रिटिश सिटीजन्स और कंपनी, जो अदर कंपनीज थे, नॉट कि ओनली केवल ईस्ट इंडिया कंपनी, अदर कंपनीज जो थे या ब्रिटिश सिटीजन्स के लिए भी इंडिया का मार्केट ओपन कर दिया गया, वो 1813 में। आपने पढ़ा होगा चार्टर एक्ट 1813, ठीक है। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पे लाया गया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शंस 1813 के चार्टर एक्ट के तहत लगाया गया था। एंड उसके बाद हमने देखा था कि बहुत सारे प्रोडक्ट पे ट्रेड करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रोक दिया गया था, है ना। केवल चाइना और कुछ कुछ प्रोडक्ट जो हम इंडिया से ही परचेज कर सकते थे। इंडिया में बहुत सारे ट्रेड पे रेस्ट्रिक्शन लग गए थे बाय द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। तो ये भी सही है। एंड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग खत्म हो गया था 1813 में, 1833 में, ठीक है। 1833 के चार्टर के जो तहत जो है ये लगभग खत्म हो गया था। और 1858 टोटली एबॉलिश कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के राइट को। और वो पूरा का पूरा जो इंडिया का सिस्टम है वो 1858 के एक्ट के तहत वो चलने लगा था। किसके द्वारा? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। तो यही है।
आगे है 32 में क्या है कि एट अ टाइम व्हेन एम्पायर्स इन यूरोप वेर क्रम्बलिंग बिफोर द माइट ऑफ नेपोलियन विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल केप्ट द ब्रिटिश फ्लैग फ्लाइंग हाई इन इंडिया। ठीक है, तो हमें पता है कि नेपोलियन काफ़ी जो है फ्रांस में, ठीक है, वो काफ़ी एक्सपेंसन उसकी जो पॉलिसी थी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी और वो बहुत फास्टली एक्सपेंड कर रहा था और सभी को डर था कि जितने भी ब्रिटिश कॉलोनीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी ब्रिटिश कॉलोनीज़ थे उसको भी वो क्या कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा, है ना, नेपोलियन। लेकिन उस टाइम में, उस समय हमारे इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो लॉर्ड वेलेस्ली था, है ना। ये टाइम लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में वो जो है नेपोलियन काफ़ी आक्रामक था, ठीक है, तो आंसर वेलेस्ली होगा, है ना। यहाँ पे ये दिया हुआ है डिटेल्स में। लॉर्ड वेलेस्ली मूव्ड इन इंडिया 1797 AD विच वॉज द डार्केस्ट पीरियड ऑफ ब्रिटिश द फ्रंट मेड ऑफ यूरोपियन पावर्स अगेंस्ट फ्रांस एंड बीन disbanded. Napoleon had conquered Egypt and Syria and was seriously thinking about attacking India. और वो सोच भी रहा था बिल्कुल कि इंडिया पे भी अटैक करना है, क्योंकि इंडिया के बारे में सबको पता था कि इंडिया में अगर हम अपना जो है वो इंडिया को जब हम अपने अलाइन वो बना लेते हैं, है ना, जीत लेते हैं, तो फिर वो काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा। इन दैट कंडीशन लॉर्ड वेलेस्ली यूज्ड टू सब्सिडरी अलायंस इन इंडिया, और उसी टाइम जो है हमारे इंडिया के टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम इन्वेजन ऑफ ये नेपोलियन, तो इन्होंने सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी स्टेब्लिश करी थी, जिसमें कि जितने भी छोटे छोटे प्रांत थे हमारे इंडिया में, जो भी प्रिंसली स्टेट थे, लाइक मराठा हो गया या अवध हो गया, जो भी थे, जो खुद रूल कर रहे थे खुद पे, ठीक है, तो उनको हेल्प फाइनेंस उनसे जो है मिलिट्री हेल्प उनको प्रोवाइड करा था अकॉर्डिंग टू सब्सिडरी अलायंस थ्योरी। ये पॉलिसी किसने, वेलेस्ली ने, और इसके बदले में वो कुछ फाइनेंशियली उसे चार्ज करते थे, है ना, कुछ मॉनेटरी चार्ज करते थे किसको, तो वहाँ के लोकल किंग को या लोकल किंगडम से, ठीक है, कौन, वेलेस्ली, विच हेल्प हिम टू एस्टेब्लिश सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश पावर एंड फियर ऑफ नेपोलियन वाज एवर्टेड। और यही जो है इससे डबल प्रॉफिट मिल गया किसको, ब्रिटिश को, क्योंकि ये तो क्या ना कि एक बार अगर आप किसी के अंडर रह जाते हो, है ना, तो फिर आप जो है आपको उसकी आदत लग जाती है ना, तो वही सेम कंडीशन होगा कि सब्सिडरी अलायंस के अंदर, यानी कि जिस प्रांत ने सब्सिडरी अलायंस साइन किया था किसके साथ, वेलेस्ली के साथ, वो प्रांत धीरे धीरे कमज़ोर हो गई, और जब कमज़ोर हो गई तो फिर वो परमानेंटली किसकी हो गई, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की हो गई, है ना, यानी कि उस पर सॉवरेनिटी एस्टेब्लिश कर लिया किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, है ना। 13 में क्या है, तो एंग्लो नेपाल वॉर टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो एंग्लो नेपाल वॉर सबको याद होगा कि ये जो स्टार्ट हुआ था 1913, है ना, 1913 से 1924 का जो पीरियड था, सॉरी 1813 से लेके 1824 का जो पीरियड था, उस पीरियड में ये स्टार्ट हुआ था, और एग्जैक्टली ये स्टार्ट हुआ था 1814 से लेके 1816 के बीच में। कौन कौन क्या स्टार्ट हुआ था, तो एंग्लो नेपाल वॉर, ठीक है। तो इस टाइम में कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग्स, कौन था, गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स, नॉट वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स तो फर्स्ट में ही था, लॉर्ड हेस्टिंग्स था, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स, बिल्कुल। ये आपको सेकंड फॉर्मूला में मिला होगा, सेकंड फॉर्मूला में मेरा स्टार्टिंग ही था किससे, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के फर्स्ट बेटे को कफ हुआ और उसने लैंड पे फेंका, और एलन और हार्डिंग पे भी डाल दिया, ठीक है। तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स यानी कि जो इसका टर्म स्टार्ट हुआ था 1813 से लेकर 1823, लगभग 10 सालों का कार्यकाल रहा था इनका, और इसी टाइम में एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था, और एग्जैक्टली वो टाइम था 1814 से लेकर 1816 के बीच में, ठीक है। और ये जो वॉर है वो फिर एंड हुआ था किससे, ट्रीटी ऑफ सुगौली से। याद रखिएगा ट्रीटी ऑफ सुगौली किससे रिलेटेड है, तो एंग्लो नेपाल वॉर से रिलेटेड है। इस ट्रीटी के बाद एंग्लो नेपाल वॉर को जो है खत्म कर दिया गया, बंद कर दिया गया, ठीक है। द ट्रीटी ऑफ सुगौली वाज साइन बिटवीन 2 दिसंबर साइन ऑन 2 दिसंबर 1815 AD विच वाज रेटिफाइड ऑन 4 मार्च 1816 AD, ठीक है, यही है। फिर क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा हाँ, क्वेश्चन नंबर हमारा अब है 34। द ट्रीटी ऑफ सुगौली, द ट्रीटी ऑफ सुगौली टेक्स टुक प्लेस इन ईयर, तो अभी हमने देखा 1815 में, है ना, ये 1815 में, ठीक है, जब लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल चल रहा
था, ठीक है। फिर आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा मैच नहीं है, तो कौन सा मैच नहीं है, हेक्टर मुनरो बैटल ऑफ बक्सर, हेक्टर मुनरो बैटल ऑफ बक्सर बिल्कुल सही है, बैटल ऑफ बक्सर 1764, ठीक है। मुनरो था उस समय में नेतृत्व करता, है ना। एंग्लो नेपाल वॉर अभी जस्ट हमने देखा, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स 1815, ठीक है। और 1813 से लेके 1830 लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल था, टर्म था। लॉर्ड वेलेस्ली, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अभी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर आगे देखेंगे, एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो होता है वो 1799 में होता है, 1799 में, जिसमें जो है टीपू सुल्तान मारा जाता है ना, मैसूर का शासक टीपू सुल्तान, ठीक है, उसकी डेथ होती है। और हमें पता है कि 1798 से लेकर 1805, है ना, ये कार्यकाल किसका था, लॉर्ड वेलेस्ली का। देखो आप वो फॉर्मूला अगर याद रखते हो तो आपके सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, है ना, हमें कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। हमने फॉर्मूला अगर हम याद रखते हैं उस सीरियली वाइज जो हमने फॉर्मूला 1 2 3 4 5 करा है, उस क्रोनोलॉजी को अगर हम याद रखते हैं तो हमें सारे क्वेश्चंस सही से बन जाएंगे, और उसके ऑर्डर हमें खुद ब खुद दिमाग में रिलेट हो जाएगा, है ना। हमें वो नहीं करना होगा कि ये ऐसे होगा, क्योंकि हमने बताया था 2-3 चीज़ें हैं जिसमें याद रखनी होती है। फर्स्ट ये कि जो एवरेज टर्म्स है सबके वो 5 से 6 सालों के हैं, कुछ ऐसे हैं जिसके टर्म्स 8 9 10 सालों के हैं, तो उसको याद नहीं रखना, वो अपने आप माइंड में सेट हो जाएगा। एवरेज जो है वो फर्स्ट के बाद जो सेकंड है, सेकंड के बाद जो थर्ड है, तो वो एवरेज जो चल रहा है वो 5 से 6 सालों का टर्म्स रहता है, तो हम इस बेसिस पे हम सारे को याद कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे क्लियर है कि लॉर्ड वेलेस्ली का अगर हमें टर्म्स याद होता तो हम फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर से उसे रिलेट कर लेते हैं। अगर हमें वेलेस्ली का टर्म्स याद नहीं है तो हम फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर याद रहते हुए भी हम नहीं मैच कर पाएंगे कि क्या ये सही है या नहीं है, क्योंकि फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर सबको याद होता है 1799, 1799, ठीक है। लेकिन 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 अगर इसका टर्म हमें याद नहीं है तो हम उसे नहीं सॉल्व कर पाएंगे या नहीं मैच कर पाएंगे, ठीक है। आगे है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है, ये रॉन्ग है। अभी आप देखोगे कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ था वो हुआ था हमारा 19 के 20 के अप्रॉक्स, ठीक है, 1819-20 के अप्रॉक्स हुआ था, 17, हाँ ये इसी टाइम 19-20 के टाइम में हुआ था, ठीक है। और इस टाइम में कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल नहीं था, क्योंकि कॉर्नवालिस के बारे में हमें पता है कि कान में शोर हुआ, यानी कि 1786 से लेके 1792 के अप्रॉक्स उसका टर्म था, ठीक है, तो ये नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि आंसर ये होगा हमारा, ठीक है, आंसर हमारा ये होगा। क्लियर, नेक्स्ट, ठीक है। 1718 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, है ना, 1718 में, ठीक है। आगे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर रिलेटेड टू, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इज रिलेटेड टू, तो कौन था उस समय में, कौन था उस समय, ये भी वहीं पे सेम क्वेश्चंस। अब वहाँ पे उस टाइम में कौन था, तो अभी अगर हमें थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का एग्जैक्ट ईयर पता है, यानी कि 1817-18, और है ना, और ये क्वेश्चन राइज हो रहा है कि उस टाइम में कौन था, तो उस टाइम में कौन था, तो कौन था बताओ। फॉर्मूला 2 में आपने देखा होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स, है ना, लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से लेकर 1823, 1813 से लेकर 1823, 1813 से लेकर 1823, ये जो पीरियड था लॉर्ड हेस्टिंग्स का था, और यही था कौन, इसी के टाइम में क्या हुआ था, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। ये लास्ट वॉर था एंग्लो मराठा का, ठीक है, उसके बाद ट्रीटी साइन हो जाती है। ये एंग्लो मराठा वॉर, अभी मैं एक चीज़ बता दूं कि एंग्लो मराठा वॉर, है ना, एंग्लो मराठा वॉर और एंग्लो मैसूर, ठीक है, मैसूर वॉर, ये इसके डेट, टाइम, कब, कौन, कहाँ हुआ था, इसके बाद कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी, और किस गवर्नर जनरल के टाइम में हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इस पर, ठीक है। और एक और है एंग्लो कर्नाटिक वॉर, ठीक है, कर्नाटिक फर्स्ट, कर्नाटिक सेकेंड और कर्नाटिक थर्ड, ये भी आगे आएंगे, ठीक है, तो उसको भी देखेंगे। ये तीनों वॉर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे, ठीक है। सर थॉमस मुनरो वाज गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास ड्यूरिंग, किस टाइम में मद्रास का गवर्नर जनरल था, वो टाइम क्या था, तो वो टाइम था 1820 से लेकर 1827 में, और इसी टाइम में उसने क्या लाया था, रैयतवाड़ी सिस्टम्स, आपने देखा होगा, है ना, जो सेटलमेंट का था, है ना, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट का जो सिस्टम था, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और ज़मींदारी, ये 3 सिस्टम थे, ब्रिटिश के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था।
और रैयतवाड़ी सिस्टम आपको पता है कि ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है स्टार्ट हुआ था। और ज़मींदारी जो है बिहार बंगाल में स्टार्ट हुआ था, और महलवाड़ी नॉर्थ यूपी और नॉर्थ इंडिया में स्टार्ट हुआ था। ये तीनों सिस्टम थे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का ब्रिटिशर्स का, है ना, ब्रिटिशर्स का ये लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का ये सिस्टम था, ठीक है, उस टाइम में। उसको भी देखेंगे हम लोग, आगे आएगा क्वेश्चन इस पर, ठीक है। आगे रैयतवाड़ी सिस्टम उसने इंट्रोड्यूस करा था। ऑन द बेसिस ऑफ एलिज्ड माल एडमिनिस्ट्रेशंस विच गवर्नर जनरल हैड टेकन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैसूर स्टेट। तो मैसूर स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन किसने लिया था? तो जो लास्ट में एंग्लो मैसूर वॉर जीता होगा, है ना, एंग्लो मैसूर वॉर जो लास्ट में जीता होगा, यानी कि जो लास्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, तो एंग्लो मैसूर वॉर कितने हुए थे? 3 हुए थे। कितने हुए थे? 3, ए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फोर्थ वाज द लास्ट, और लास्ट में किसके साथ? तो ये टाइम था 1799 का, और मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए वेलजली, ठीक है। आंसर क्या होना चाहिए? सॉरी, ये क्या कह रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ एलिज्ड माल एडमिनिस्ट्रेशन विच गवर्नर जनरल हैड टेकन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैसूर स्टेट, ठीक है। तो एंग्लो वॉर जो एंड हुआ था, एंग्लो मैसूर वॉर, वो वेलजी के टाइम में एंड हुआ था, लेकिन इसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना। माल एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे, मतलब कि वहाँ का शासन जो था वो सही तरीके से नहीं चल रहा था, है ना। उस बेसिस पे जो है मैसूर का एडमिनिस्ट्रेशन किस गवर्नर जनरल ने हथिया लिया था, मतलब किस गवर्नर जनरल ने जो है उसको छीन लिया था वहाँ के रूलर से? तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था वो? लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी कि आंसर इज सी। और बेंटिक का कार्यकाल आपको पता है 1828 से लेकर 1833, है ना, 1828 से 1833, है ना, ये था। इसके टर्म्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखेंगे हम लोग आगे क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है? हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिक यहाँ दिया हुआ है, गवर्नर जनरल 1828 में बना था ये, है ना। ही मेड इफेक्टिव एफर्ट्स टू एबॉलिश सती। हाँ, ये इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो इसका टर्म है सती एबॉलिशमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सती को इसने एबॉलिश करा था, किसके कहने पर? इसके कहने पर, राजा राम मोहन राय के कहने पर। ये भी याद रखना, राजा राम मोहन राय के कहने पर, रिक्वेस्ट पे इसने सती को एबॉलिश करा था हमारे इंडिया में, ठीक है। उसको जो है गैर कानूनी डिक्लेयर किया था, है ना, इलीगल। इन्फेंटिसाइड यानी कि बच्चों को मारा जाता था, वो भी उसने इन्फेंटिसाइड मतलब पेट में बच्चों को मारा जाता था, इसको भी उसने ख़त्म करा। इस्टेब्लिश पीस इन द कंट्री बाय एंडिंग सोशल इविल्स। तो बहुत सारे सोशल इविल्स थे उस टाइम में हमारे यहाँ, है ना, जिसमें अब देखोगे कि एक सोशल इविल्स था जिसमें जो है बलि वगैरह दिया जाता था, है ना, लोगों का बलि दिया जाता है ना, इंसानों की बलि दी जाती थी, है ना, उसको जो है इसने ख़त्म करा, ठीक है। और भी काम जो सोशल इविल्स थे हमारे यहाँ, उसको इन्होंने हटाया, ठीक है। बलि देने की प्रथा थी, है ना, लोगों की बलि दी जाती थी। बताओ उस समय में कितना खतरनाक लोग होते थे, है ना, लोगों को जो है लोगों की बलि देती थी, लोग ही लोगों की बलि देते थे, है ना। तो ये रॉन्ग था उस टाइम के हिसाब से, है ना, तो उसको उन्होंने ख़त्म करा। इसीलिए इनका टर्म्स जो है काफ़ी याद किया जाता है, इनके टर्म्स को काफ़ी याद किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसने, हाँ, इसको ठगी प्रथा कहते थे उस टाइम में, ठगी प्रथा कहते थे, ठग, है ना, ठग, ये इसको इन्होंने क्या करा? हटाया, ख़त्म करा, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज एसोसिएटेड विथ थर्ड एंग्लो वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। तो अभी पता है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था? कब हुआ था भाई साहब, बताओ? थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, है ना। फोर्थ की हमने चर्चा करी थी तो 1799 में। कब? 1799 में। और जो थर्ड हुआ था वो 1793 में हुआ था। कब हुआ था? 1793 में हुआ था, ठीक है। और ये इस टाइम में, और क्या हुआ था, ये हैदर अली के साथ, सॉरी हैदर अली नहीं था इसमें टीपू सुल्तान था, है ना। और जो है इस वॉर में टीपू सुल्तान की हार होती है ना। और फोर्थ में यानी कि 1799 वाले में ये जो है टोटली मारे जाते हैं, है ना, वॉर में, ठीक है। तो ये था 1793 किसका टर्म था? ये टर्म था हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस का। किसका टर्म था? लॉर्ड कॉर्नवालिस का, है ना। मैके के कान में शोर हुआ 1786 लेके 1793, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे 90 से 92 एंग्लो मैसूर वॉर,
विद लॉर्ड कॉर्न, हाँ कॉर्नवालिस ही होगा बिल्कुल, ठीक है 93-92 जो भी कहे। टीपू सुल्तान हैड मेड ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, है ना 1792, इन दिस वॉर अंडर विच ही हैड टू गिव अप ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दिस हिज स्टेट। तो इसमें भी इसकी हार होती है टीपू सुल्तान की, और वो अपने हाफ ऑफ टेरिटरी को क्या कर देता है, गिव अप कर देता है, मतलब हार जाता है। और ये वॉर, ये युद्ध बंद कैसे होता है, तो ट्रीटी साइन होती है, श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी, है ना। श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी साइन होती थी। मैंने बताया कि जितने भी वॉर हुए, चाहे वो एंग्लो मैसूर वॉर हो, एंग्लो मराठा वॉर हो, सबके खत्म होने का जो कंडीशन था वो क्या था, ट्रीटी था, है ना। कुछ ना कुछ की ट्रीटी होती थी बाय द ब्रिटिश विथ ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना। उस ट्रीटी के बाद ही वो वॉर क्या होता था, बंद होता था, है ना। और यही है, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1792 में क्या हुआ, ये वॉर ख़त्म हुआ और टीपू सुल्तान की हार होती है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विथ सप्रेशन ऑफ ठग्स, है ना। अभी देखा हमने ठग प्रथा, है ना, ठग जो इविल्स थी हमारी सोसाइटी में, उसको किसने ख़त्म किया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको किसने ख़त्म किया था, तो एसोसिएटेड विथ सप्रेशन ऑफ थग, तो ये कैप्टन स्लीमैन था, है ना। उस समय में एक जो आप कह सकते हो कि एक ऑफिसर था स्लीमैन। स्लीमैन के हेल्प से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बोला कि स्लीमैन को उसने राइट वो दिया, चार्ज दिया कि तुम इस पॉलिसी को ख़त्म करो इंडिया से। तो इन्होंने काफ़ी काम करा था ठग पॉलिसी को ख़त्म करने के लिए। ठग पॉलिसी क्या था, ठग ठग या ठग एविल्स क्या था, तो इसमें होता ये था कि देवी काली, है ना, जो हमारी गॉडेस है, उसको खुश करने के लिए हमारे समाज में जो लोग थे वो क्या करते थे, लोगों की बलि देते थे, है ना। कि हाँ, उनका ये मानना था कि अगर मैं लोगों की बलि देता हूँ तो देवी काली क्या हो जाएंगी, खुश हो जाएंगी और वो हमारी मनोकामना पूरी करेंगी, है ना, जो कि गलत था, है ना। उसको इन्होंने क्या किया, ख़त्म किया। स्लीमैन के हेल्प से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे ख़त्म करवाया, ठीक है। आगे कैप्टन स्लीमैन, ठीक है। नेक्स्ट, है ना, ये दुर्गा काली भवानी, दे यूज टू वर्शिप काली दुर्गा भवानी, दे यूज टू कट द हेड ऑफ हर हेड एंड ऑफर इट एज अ सेक्रीफाइस इन द फीट ऑफ गॉडेस। लॉर्ड विलियम बेंटिक अपॉइंटेड कैप्टन स्लीमैन टू टेक एक्शन अगेंस्ट दीज थग्स, ही अरेस्टेड, है ना, 1562 थग्स, है ना। इतने लोगों को इन्होंने अरेस्ट करा जो कि इस काम में लिप्त थे, इस काम में सम्मिलित थे, है ना। 1562 लोगों को इन्होंने क्या करा, अरेस्ट करा बिटवीन 1826 से लेकर 1835 एडी में। मैनी ऑफ देम वर हैंग्ड, सब मैक्सिमम को फांसी पे लटका दिया गया, एंड रेस्ट ऑफ देम वर बैनिस्ड फॉर लाइफ टाइम, ठीक है। और रेस्ट को जो है उम्र कैद की सजा दी गई। बाय 1837 एडी द ऑर्गेनाइज थग्स केम टू एन एंड, है ना। तो 37 आते आते ये क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। आगे, अंडर अंडर हुज लीडरशिप वाज सप्रेशन ऑफ थग्स अचीव्ड, तो हमें पता है कि किसके लीडरशिप में जो है थग्स का सप्रेशन खत्म किया गया, तो कैप्टन स्लीमैन, है ना, कैप्टन स्लीमैन, जिसको किसने नियुक्त किया था, अपॉइंट किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 से लेकर 1833, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम बेंटिक, है ना। तो विलियम बेंटिक के द्वारा सोशल रिफॉर्म्स कौन सा इंट्रोड्यूस किया गया, एबोलिशन ऑफ सती, बिल्कुल सही है। एबोलिशन ऑफ स्लेवरी नहीं, रिमूवल ऑफ डिसएबिलिटीज ड्यू टू चेंज ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो क्या, रिमूवल ऑफ डिसएबिलिटीज ड्यू टू चेंज ऑफ रिलीजन, बिल्कुल गलत नहीं होगा। सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइज बैंड्स ऑफ थग्स, तो ये सही है, थग्स भी सही है। एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, तो एबोलिशन ऑफ दास प्रथा का जो अंत है वो एलन बरो के टाइम में मेनली हुआ था, लॉर्ड एलन बरो, ठीक है, लॉर्ड एलन बरो, ठीक है, जिसका कार्यकाल 1842 से लेकर 1844 था। ये मेनली जाने जाते हैं स्लेवरी को एंड करने के लिए हमारे इंडिया में, ठीक है। लेकिन अब जो है हम कह सकते हैं कि इसको भी माना जाता है अब, है ना, मतलब स्लेवरी को जो है, स्लेवरी पे काम बेंटिक के टाइम में भी किया गया था, तो हम कह सकते हैं कि 1 2 4 सही है, 1 2 4 इज़ द राइट आंसर, ठीक है, यानी कि 1 2 4 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, ये दोनों काम किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में, ठीक है। स्लेवरी पे भी काम किया गया था। सती सिस्टम वाज एबोलिश्ड बाय, अभी अभी हमने जस्ट देखा, सती क्या होता था, सती में पति के मरने के बाद पत्नी भी उसी जो है पति के साथ जो है उनको जला दिया जाता था। ये सिस्टम था किसमें, सती सिस्टम में, ठीक है। तो उसको किसने ख़त्म किया, तो बाय द रिक्वेस्ट ऑफ ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ राजा राम मोहन रॉय, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया, इसे एबॉलिश करा इंडिया में, इसे इलीगल डिक्लेयर करा, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, ठीक है। 43
एंड 44 हु डिक्लेयर सती इलीगल, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक क्लियर। नेक्स्ट, विच इन विच ईयर सती वॉज एबॉलिस्ड, तो वही है 1829 में सती को इसमें टोटली ख़त्म कर दिया गया, है ना। हिल असेंबली प्लान, है ना, हिल एरिया प्लान हुआ सेटअप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आदिवासी, किसके द्वारा, तो बताओ, हिली एरिया डेवलपमेंट प्लान किसने स्टार्ट किया था, हिल असेंबली प्लान। हिल असेंबली प्लान वॉज सेटअप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ क्लीवलैंड बाय क्लीवलैंड, क्लीवलैंड होगा ब्रिटिश ऑफिसर होगा कोई। ही प्लेस्ड द इंटायर रेंज ऑफ हिल्स इनहेबिटेड बाय पहाड़ियाज अंडर a uniform administration of hill assembly under the hereditary hill chiefs called सरदार्स, तो सरदार्स बनाया गया, है ना, एक चिफ्स डिक्लेयर किया गया और उसके अंदर जो है जितने भी ये ट्राइब्स लोग थे जो कि हिली एरिया में रहते थे, है ना, उसके रेगुलेशन के लिए, उनके जो है डेवलपमेंट के लिए, है ना, वो ये बनाया, सिस्टम बनाया जिसको सरदार कहा गया, है ना, जो उसका सुप्रीम था। द असेंबली मेट ट्वाइस अ ईयर एंड हैड वाइड पावर्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ इन्फ्लिक्टिंग और रिसाइंडिंग capital punishment. Sardar were entrusted the duty of reporting all crimes and law and order problems in villages under their control to authorities, ठीक है। तो ये था हिली एरियाज के लिए जो है, हिली एरिया काउंसिल किसने बनाया था, तो ही वॉज क्लीवलैंड, है ना, ही वॉज क्लीवलैंड, ठीक है। द एक्सपोर्ट ऑफ स्लीव्स फ्रॉम बंगाल वॉज बैंड इन विच ईयर, तो 1789 में, 1789 में इसको बंद कर दिया गया, है ना। स्लेब्स का एक्सपोर्ट होता था कहाँ से, बंगाल से, ठीक है। तो ये जो है 1789 में इसे बंद कर देगा। इन 1811 1823 AD several laws were made regarding slaves. In Charter Act 1833 the governor was asked to make a law to abolish slavery at earliest. In 1843 slavery was declared illegal in all parts of India. Under Indian Penal Code slavery was declared as a crime in 1860. तो ये देखो 1843 ये जो टाइम था ये एलन बरो का टाइम था, अभी हमने जस्ट बताया कि इसके टाइम में ही माना जाता है कि स्लेवरी को टोटली एंड किया गया, क्योंकि इसके टर्म्स में ही जो है एक्ट बना के जो है इंडियन पेनल कोड बना के जो है आईपीसी के तहत जो है टोटली इसको इलीगल डिक्लेयर किया गया। अवध वॉज एनेक्स्ड टू ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया बाय, तो हमें पता है कि अवध, और आपने देखा होगा सतारा, अवध, ये सब जो प्रांत था, है ना, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स और ये आपको सब्सिडरी अलायंस दोनों के तहत जो है इसको जो है क्या किया गया था, एनेक्स किया गया था, मतलब जीता गया था बाय डिक्लेयरिंग, तो डिक्लेयरिंग द स्टेट एज अ माल एडमिनिस्ट्रेड, ठीक है। तो हमें पता है कि हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि ब्रिटिश क्या करती थी अपने हिसाब से ऐसे रीजन को जो कि उसके अंडर नहीं है, ठीक है, और वो डिक्लेयर्ड कर लेती थी कि इस रीजन में, इस प्रांत में, इस रीजन में जो है सिस्टम सही से नहीं चल रहा है, यानी कि सिस्टम क्या है, माल प्रैक्टिस्ड है, माल एडमिनिस्ट्रेड है, तो हम स्टेट्यू क्या कर रहे हैं, अपने में मिला रहे हैं, इसके सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉलिसी जो है, ये जो पॉलिसी थी, ये पॉलिसी सेम थिंग वेलेजरी ने भी स्टार्ट करा था, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, जिसको हम लोग बोलते हैं वेलेजरी के टाइम में क्या स्टार्ट हुआ था, सब्सिडरी अलायंस, और डलहौजी के टाइम में क्या स्टार्ट हुआ था, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के तहत, है ना, जो लॉर्ड डलहौजी था गवर्नर जनरल उस टाइम में, है ना, उन्होंने क्या करा था, अवध को माल एडमिनिस्ट्रेड डिक्लेयर्ड कर दिया था, और अप्रॉक्स 1856 में, है ना, इसने क्या करा था, 1856 में क्या करा था, इसने अवध को जो है एनेक्स कर लिया था, अपने हिसाब से अपने रीजन में मिला लिया था, है ना, जीत लिया था, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स थी, ये पॉलिसी किसकी थी, तो डलहौजी की थी, और इस पॉलिसी के तहत इसने कुछ और प्रांतों को जीता था, जिसमें फर्स्ट क्या था, सतारा था 1848 में,
जैतपुर था, है ना, संभलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 52 में, और झांसी 54 में, और ये नागपुर भी 54 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। उधर सब्सिडरी अलायंस को भी याद रखना है। सबसे फर्स्ट विच वॉज द फर्स्ट टेरिटरी जो कि सब्सिडरी अलायंस के बेसिस पे एनेक्स किया गया था, या जिसको सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी वहाँ पे इम्प्लीमेंट की गई थी, तो वो कौन सा था, याद है किसी को? तो वो था हैदराबाद, है ना, हैदराबाद, है ना। हैदराबाद फर्स्ट टेरिटरी था जिसको सब्सिडरी अलायंस के तहत जो क्या किया गया था, एनेक्स किया गया था। क्या किया गया था? एनेक्स 1798 में। कब किया गया था? 1798 में, है ना, 1798 में। और किसी को याद है तो बताओ। फर्स्ट था 1798 में हैदराबाद का, किस पॉलिसी के तहत? सब्सिडरी अलायंस। यहाँ पे मैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात नहीं कर रहा हूँ। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके टाइम में आया था? डलहौजी के टाइम में आया था। सब्सिडरी अलायंस किसके टाइम में आया था? तो ये वेलेस्ली के टाइम में आया था। और कौन सा पहला टेरिटरी था? तो हैदराबाद था। 1798 में उसे जो है क्या किया गया था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अपने राज्य में मिलाया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद तंजौर 1799 में, है ना, 1799 में तंजौर था, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हैदराबाद याद रखना। हाँ, और यहाँ भी अवध को एनेक्स किया गया था, ठीक है। तो अवध को यहाँ भी किया गया था 1801 में, ठीक है। मैंने बताया कि 1800 अवध को यहाँ भी और वहाँ भी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत भी और यहाँ भी, दोनों के तहत क्या किया गया था? जीता गया था, मतलब वो किया गया था, ठीक है। बट सब्सिडरी अलायंस एक ऐसी पॉलिसी ना जिसमें ब्रिटिश प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे। लेकिन ये जो पॉलिसी था किसका? डलहौजी का, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसमें क्या होता था कि टेरिटरी को टोटली जीत लिया जाता था, है ना। अब आगे से इस पर कोई भी रूल नहीं करेगा, ओनली वन एंड ओनली कौन करेगा? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नर जनरल ही करेगा, ठीक है। दोनों लगभग सेम था, लेकिन थोड़ा सा का डिफरेंस था, ठीक है। तो अवध यहाँ पे अगर पूछे तो 1801 में, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत पूछे जिसमें टोटली एनेक्स कर लिया गया था, तो 1856 में, 1856 में। क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट, द प्रिंसली स्टेट ऑफ बघाट वॉज एनेक्स्ड बाय टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बघाट अभी हमने जस्ट देखा, बट बघाट को कब? बघाट को भी हमने जस्ट देखा। बघाट 1850 में। कब? 1850 में बघाट को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, है ना। 1848 में सतारा को, जयपुर संभलपुर को 1849 में, और बघाट को 1850 में, ठीक है। ये एनेक्स कर लिया गया था किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और कौन था इसमें ब्रिटिश गवर्नर जनरल उस टाइम में? तो उस टाइम में था लॉर्ड डलहौजी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स वॉज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश? तो कौन सा प्रिंसली स्टेट था जो ब्रिटिश के द्वारा नहीं, हाँ, नॉट एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश? तो सिंध, ग्वालियर, अवध, सतारा, कौन सा नहीं? तो ग्वालियर को ब्रिटिश ने एनेक्स्ड नहीं करे थे। सिंध को जीत लिया था, अवध को भी जीत लिया था, सतारा को भी जीत लिया। सतारा कब? 1848, ठीक है। अवध कब? 1856। अवध कब? 1856, ठीक है। अवध 1856, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा क्या है? उसके बाद हमारा है ये, उसके बाद हाँ, सिंध को भी जीत लिया था किसने? ब्रिटिश ने, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, ठीक है। 1800 आप कह सकते हो यहाँ पे ये 1849 के प्रोसेस ने इसको जीता था, ठीक है। 1849 के प्रोसेस ने सिंध को भी अपने प्रांत में मिला लिया था, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, ये 1842 से 44 के बीच में एनेक्स कर लिया गया था। सॉरी, 1849 नहीं होगा, 1842 से 44 के बीच में सिंध को एनेक्स किया गया था लॉर्ड एलनबरो के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? लॉर्ड एलनबरो के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अवध वाज एमलगेमेटेड इनटू द ब्रिटिश डोमिनियन इन द ईयर। तो अवध को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अवध को दो एक फर्स्ट अगर ऐसे पूछे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अवध को कब वो किया गया था, साइन किया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ट्रीटी अवध के साथ, तो वो होगा 1801। लेकिन जब ऐसे पूछे कि कब उसे एनेक्स्ड कर लिया गया था, टोटली जीत लिया गया था, तो वो टाइम था, वो था 1856। कब था वो? 1856, है ना, 1856 ये, ठीक है। Consider the annexation of following states under doctrine of lapse and arrange them into chronology, है ना। उसको क्रोनोलॉजी के साथ अरेंज भी करना है ना। तो हमें पता है, हमें क्या पता है? अभी बताओ, अभी आप बताओ, जल्दी से बताओ। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पहला स्टेट कौन सा था? सतारा, फर्स्ट, ये फर्स्ट होगा,
ठीक है। दूसरा कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तो बघाट। कौन सा था दूसरा, दूसरा कौन सा था, तो बघाट, ठीक है, बघाट, ठीक है। दूसरा कौन सा था, बघाट, है ना, 1850, ठीक है। ये 1848, ठीक है। झांसी, झांसी शायद 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 1854 में, है ना, झांसी शायद, सॉरी झांसी 1853 में, है ना, 53 में, ठीक है। यही टाइम झांसी की रानी जो लड़ाई लड़ी थी, है ना, उस समय डलहौजी था ही गवर्नर जनरल, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा है, उसके बाद हमारा उदयपुर है, और उदयपुर शायद 1852 में, है ना। कब हुआ था ये, 1852 में, 1852 में, ठीक है। तो पहले कौन आएगा, पहले 1847 यानी कि 17 आएगा फर्स्ट, एंड उसके बाद बघाट आएगा यानी कि 3 फर्स्ट थर्ड फोर्थ एंड 2, ठीक है, यानी कि 1342 1342 1342 1342 1342, या आंसर इज 3, आंसर इज सी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ अंडर रिटेन पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, तो कौन सा करेक्टली मैच्ड है, 1849 AD मर्जर ऑफ सतारा, 1848 हमें पता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के तहत रॉन्ग है। 1848 मर्डर ऑफ पंजाब रॉन्ग है। 1856 मर्डर ऑफ अवध बिल्कुल सही है। अभी जस्ट हमने देखा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के तहत पूछे तो 1856 में, और 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 कैसे पूछे, तो सब्सिडरी अलायंस के तहत पूछे तो 1801 में, ठीक है। किसके बारे में, अवध के बारे में। और झांसी 1855 रॉन्ग है। अभी झांसी के बारे में हमने क्या देखा, झांसी 1853, ये होगा 53 53, ये होगा 56 सही है। और ये पंजाब 1848 में नहीं है, वो आगे सतारा के बारे में हमें पता है 48 में, ठीक है। ये पंजाब अभी नहीं हुआ है एनेक्स्ट, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के तहत पंजाब को एनेक्स्ट नहीं किया गया है, वो आगे होता है, उसका एनेक्सेशन आगे होता है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, तो कौन इम्प्लीमेंट किया था, डलहौजी ने, पता है। द रूलर विच वन of the following states removed from power by British on pretext of misgovernance, तो भी पता है अवध को ही मिस गवर्नेंस या मिस माल एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे, है ना, कि वहाँ का शासन व्यवस्था सही तरीके से नहीं चल रहा है, तो उसने अवध को एनेक्स कर लिया था, ठीक है। बस इस बेसिस पे, है ना, अपने हिसाब से डिक्लेयर कर दिया कि नहीं अवध भाई साहब, अवध तुम्हारे यहाँ, अवध के राजा सुन लो, तुम्हारे यहाँ सिस्टम सही से नहीं चल रहा है, तुम मेरे यहाँ मेरे में शामिल हो जाओ, है ना। ये पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, ठीक है। और ये किसकी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के तहत कौन चलाया था, जहाँ ये हमारे डलहौजी साहब ने चलाया था, ठीक है। साहब नहीं बोलेंगे, साहब बोलना उचित नहीं होगा। Consider the following princely states of British rule in India. Consider the following states. The chronological order in which they were annexed by the British. तो हमें पता है, हमें क्या पता है, सतारा was first 1848, उसके बाद जो है, उसके बाद सतारा फर्स्ट था कब, तो सतारा था 1848 में, है ना। झांसी कब था, झांसी कब था 1853 में, ठीक है, झांसी कब था 1853 में। फिर संबलपुर कब था, संबलपुर कब था 1849 में, संबलपुर कब था 1849, क्योंकि संबलपुर और कौन, तो एक और था संबलपुर और संबलपुर ही था, है ना, सॉरी संबलपुर और जैतपुर जो कि बुंदेलखंड का पार्ट था, इस दोनों को 1849 में एनेक्स किया गया था, ठीक है। तो 48 में कौन, सतारा, 48 फर्स्ट होगा, यानी कि थर्ड फर्स्ट होगा। उसके बाद 48 में संबलपुर एंड झांसी को 53 में, ठीक है। तो 3-2-1 3-2-1 3-2-1 3-2-1 कहाँ है, सी, यानी कि सी हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट विक्टिम ऑफ लॉर्ड डलहौजी पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, तो हमें पता है कि फर्स्ट टेरिटरी वाज विच वाज द फर्स्ट टेरिटरी annexed by लॉर्ड डलहौजी बाय डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, है ना, थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। तो कौन सा था वो टेरिटरी, तो वो था हमारा सतारा 1848 में, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है ये कि विच वाज द फर्स्ट स्टेट टू बी मर्ज अंडर डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, सतारा बिल्कुल क्लियर। जेम्स एंड्रू रामसे was the real name of which of the following Governor General of India? जेम्स एंड्रू रामसे, तो ये नाम था लॉर्ड डलहौजी का, है ना, जेम्स एंड्रू रामसे डलहौजी पूरा नाम था इनका, है ना, जेम्स एंड्रू रामसे डलहौजी, ठीक है।
इनका पूरा नाम था, किसका नाम था पूरा, तो लॉर्ड डलहौजी का। क्या स्टार्ट करा था इसने, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट ने स्टार्ट करा था। ये क्या था, ये एक पॉलिसी थी इंडियन स्टेट्स को अपने में मिलाने का। द कंक्वेस्ट ऑफ सिंध बाय ब्रिटिश वॉज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, हमें पता है ये पीरियड किसका था, एलेनबरो का पीरियड था, जिस समय में सती नहीं, ये दास प्रथा है ना, यानी कि सेलेब्री को क्या किया गया था, सेलेब्री पॉलिसी को टोटली क्या किया गया था, इलीगल डिक्लेयर किया गया था बाय आईपीसी, ठीक है, इंडियन पिनल कोड के तहत, ठीक है। तो एलेनबरो का टाइम था जिसमें जो है सिंध को कन्क्वेयर किया गया था, है ना, सिंध को कन्क्वेस्ट किया गया था, ठीक है। सिंध वाज कन्क्वेयर्ड बाय एंड एनेक्स्ड बाय, तो कौन था, वेलिंगटन, लॉरेंस, लीमैन, नेपियर, कौन था, तो सिंध जो है उस समय में सिंध वाज कन्क्वेयर्ड एंड एनेक्स्ड बाय नेपियर, है ना, कौन था वो, नेपियर था, है ना। नेपियर ये चार्ज में थे, है ना। ये नेपियर वाज गवर्नर जनरल, तो उस टाइम में एलेनबरो था, तो नेपियर कोई अधिकारी होगा, ऑफिसर होगा, है ना। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, स्टेट ऑफ सिंध वाज फुली मर्ज बाय चार्ल्स नेपियर इन द ब्रिटिश एम्पायर इन 1843। इट वाज मेन रीजन फॉर एंग्लो अफगान वॉर, और यही एंग्लो अफगान वॉर का मेन रीजन था। और एंग्लो अफगान वॉर क्वेश्चन पूछता है ये टाइम, ये जो हुआ था किसके टाइम में हुआ था, तो एलेनबरो के टाइम में हुआ था। इसके भी 3 वॉर होते हैं, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देखेंगे वो सब है आगे। सिंध वॉज एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश इन 1843 में, है ना, कब, 1843 में, किसके टर्म में, एलेनबरो के टाइम में। हु हैड मर्ज सिक्किम इन इंडिया, सिक्किम को इसने मर्ज किया था, तो ये भी डलहौजी के टाइम में ही हुआ था, डलहौजी के टाइम में ही सिक्किम को इंडिया में मर्ज किया गया था, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग was British residents in Awadh at the time of its annexation into British Dominion, तो अवध में कौन था, है ना, तो जेम्स आउट्रम, है ना, जेम्स आउट्रम था जिस टाइम में ब्रिटिश ने अवध को एनेक्स किया था, है ना। तो जेम्स आउट्रम ही वहाँ का क्या था, ब्रिटिश रेजिडेंट था ऑफ अवध इन प्लेस ऑफ W.H. स्लीमैन, ठीक है, इसको अपॉइंट किया गया था, ठीक है, जेम्स आउट्रम को वहाँ पे अपॉइंट किया गया था, क्योंकि वहाँ पे स्लीमैन साहब नहीं थे उस टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया वाज लेड डाउन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो रेलवे को पता है, रेलवे के जनक को किसको कहा जाता है ना, फाउंडर ऑफ रेलवे इन इंडिया वाज लॉर्ड डलहौजी को ही कहा जाता है रेलवे का फाउंडर। 1853 में डलहौजी ने इंडिया में रेलवे ट्रैक को बॉम्बे से लेके कहाँ तक, थाने तक इन्होंने स्टार्ट करा था, है ना, रेलवे को, ठीक है। तो डलहौजी वाज द फाउंडर ऑफ रेलवे सिस्टम इन इंडिया, है ना। नेक्स्ट, द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज ओपनड इन इंडिया बिटवीन बॉम्बे टू थाने, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट रेलवे लाइन was started 1853, सबको पता है। इन विच कंपनी स्टार्टेड द फर्स्ट रेलवे सर्विस इन इंडिया, कौन सी कंपनी स्टार्ट, ईस्टर्न रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, मद्रास रेलवे, अवध तिरुपति रेलवे, तो आंसर शायद बी होगा, यानी कि बी ही होगा। 1853 में इसने स्टार्ट करा था, किसके बीच में, तो बॉम्बे और थाने के बीच में। द फर्स्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डलहौजी, डफरिन का टाइम था जिस समय में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगर आपको पता होगा फॉर्मूला नंबर 4, है ना, जिसमें हमने बताया था कि डफरिन ने लेंस लगाकर गन 2 में कर्जन के 2 मिनट में 2 हार्ड फोर्ट रिंग विन कर लिया, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला नंबर 4 था। और डफरिन जो कि स्टार्टिंग था फॉर्मूला 4 का, और ये एंड जब ये स्टार्टिंग था तो एंड फॉर्मूला 3 कहाँ पे हुआ था, तो रीपन पे। तो रीपन का कार्यकाल हमें पता है कि रीपन का कार्यकाल था 80 से लेके 84, 1880 से लेके 84 के बीच में। तो इसके बाद का जो कार्यकाल होगा ये किसका कार्यकाल होगा, डफरिन का होगा, यानी कि डफरिन का कार्यकाल कब से कब तक होगा, 1884 से लेके 1888 तक। और यही टर्म्स, इसका टर्म्स मेनली जो याद रखा जाता है, किसके लिए याद रखा जाता है, क्योंकि इसी टर्म्स में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि आईएनसी की स्थापना हुई थी 1850 में। किसने स्थापना करा था, तो A.O. ह्यूम, जो कि एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, जिसने इंडिया में जो है इसकी स्थापना करी थी, है ना। और इसकी स्थापना आप पूछोगे कि वो तो ब्रिटिश था और इसने क्यों इंडिया में पार्टी बनाई, तो उसके पीछे भी रीजन था, उसके पीछे बहुत सारे रीजन थे। फर्स्ट रीजन ये माना जाता था कि ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि अगर कोई पार्टी हम बना देते हैं इंडियन लीडर्स को के लिए, तो वो क्या होगा कि कोई भी जो ये वॉर लाइक सिचुएशन जो क्रिएट होता था, जस्ट लाइक रिवोल्ट लाइक सिचुएशन क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि इंडियंस की जो पार्टी होगी वो
उस रिवोल्ट को शांत करने में जो है काम करेगी। क्यों शांत करेगी? क्योंकि हम रिवोल्ट में, ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि हम रिवोल्ट में जितने भी नेता हैं, जितने भी पब्लिक हैं, उससे बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई नेतृत्व करता हो इस कंट्री में, है ना, कुछ लोगों का एक टीम हो जो कि उस रिवोल्ट से कांटेक्ट कर ले, उस रिवोल्ट को शांत कर दे, अगर वैसा टीम हम बना देते हैं तो हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि हम डायरेक्ट उस टीम से बात करेंगे और वो टीम जाके उस मेंबर्स से बात करेगी जो रिवोल्ट में आने वाले हैं। तो हमारा रूल करना आसान हो जाएगा। इसलिए ब्रिटिशर्स ने ये बनाया था, है ना। ऐसा नहीं कि हम लोगों के लिए उन्होंने बना दिया कि चलो ठीक है, तुम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस बना लो, तुम लोग अब हमसे फाइट करो, है ना। अब पार्टी बना लिया तुम लोगों ने, अब तुम लोगों को जो है सरकार ये हम छोड़ देंगे, है ना, हम फ्रीडम दे देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था, उन्होंने भी अपना दिमाग लगाया था। ठीक है, लेकिन हमारे लिए भी पॉजिटिव रहा ये चीज़। ठीक है, कि हमारे देश में फर्स्ट पार्टी बनी और एक स्ट्रांग पार्टी बनी जो कि अभी तक कंटिन्यू है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, तो डफरिन का माना जाता है, डफरिन का जो कार्यकाल था, इसमें कहा जाता है कि ब्रिटिश जो इंडियन टेरिटरी है वो काफ़ी एक्सपेंड करी थी, है ना। तो हमें ये, मेरा कहना ये है कि जो इंडियन टेरिटरी जो था तो था ही, लेकिन इसके टाइम में क्या हुआ था कि इंडियन टेरिटरी जो है, इसके टाइम में एंग्लो बर्मा वॉर हुआ था, है ना। एंग्लो बर्मा वॉर यानी कि जो अभी प्रेजेंट टाइम में म्यांमार है, उसमें क्या हुआ था कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वॉर बर्मा वाज इंक्लूडेड इन ब्रिटिश इंडिया, और बर्मा उस टाइम में हमारा पार्ट हो गया था, है ना। बर्मा को हमने इंडिया में मिला लिया था। इसलिए कहा जाता है कि इस टाइम में इंडिया ने एक्सपैंड, इंडिया की टेरिटरी क्या हुई थी? इंडिया की टेरिटरी एक्सपेंड हुई थी। इंडिया की टेरिटरी क्या हुई थी? एक्सपेंड हुई थी, बढ़ी थी, है ना। ठीक है, तो ये इसलिए जो है डफरिन का कार्यकाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विच वॉज द मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी। द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम वॉज लॉर्ड डफरिन, और इस टाइम में जो वाइसरॉय थे वो कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। 70 और लास्ट क्वेश्चन नंबर 70 और ये लास्ट क्वेश्चन है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन 1855। तो पब्लिक वर्क PWD, है ना, ये कब स्टार्ट किया गया था? 1845 और 1855 में। तो इस टाइम में शायद लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग तो 1855 के बाद आए थे ना। 1857 के रिवोल्ट में लॉर्ड कैनिंग थे। ये डलहौजी के टाइम में स्टार्ट हुआ था, है ना। डलहौजी वाज द गवर्नर। उस टाइम में कौन था? डलहौजी गवर्नर था, जिसमें PW डिपार्टमेंट जो अभी देखते, PWD डिपार्टमेंट जो आप लोग अभी भी देखते हो, है ना, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है। सेंट्रल PWD भी होती है और स्टेट PWD भी होती है ना। स्टेट गवर्नमेंट में भी PWD डिपार्टमेंट होता है जो रोड कंस्ट्रक्शन पे काम करती है। ठीक है, मेनली रोड कंस्ट्रक्शन प्लस जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह बनते हैं उस पर वो काम करती हैं। तो सेंट्रल PWD भी होता है और स्टेट PWD भी होता है। इसको इसने स्टार्ट किया था, लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था। और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1845 से लेकर 1855 का पीरियड था, इस टाइम में स्टार्ट हुआ। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। 70 क्वेश्चन नंबर 70, और इसमें हमने टोटल 40 क्वेश्चंस करे हैं। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आगे के वीडियो में होंगे। ये हमारा गवर्नर जनरल वीडियो के MCQ पार्ट का, MCQ सेक्शंस का दूसरा वीडियो है, यानी कि ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो हमने इसको 70 पे एंड करा है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस आगे के वीडियो में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक करें, और चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, थैंक्स।